हम लोग को एक नया यूनिट शुरू करना है, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन। कल का एक छोटा सा पहलू हम लोग का बचा हुआ है, विऔद्योगीकरण। इसके पहले हम लोग अभी कौन सा यूनिट कर रहे थे? तो इसके पहले अभी हम लोगों का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव चल रहा था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और ये जो प्रभाव था इसके तहत हम लोगों ने 3 या 4 लेक्चर में देखा गया कि किस तरीके से जो है वेरियस स्टेजेस रहते हैं इनके पूरे 200 सालों के। 3 चरणों में उसे बांट करके देखा गया था। प्रथम जो है वर्गवादी चरण रहता है, दूसरा जो है मुक्त व्यापार का चरण रहता है, तीसरा जो रहता है वो वित्तीय पूंजीवाद का दौर रहता है। फिर इसके बाद हम लोग आए तो ब्रिटिश शासन का भारत के कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहता है, और उसमें जो विभिन्न लैंड रेवेन्यू मॉडल रहते हैं उसे देखा गया। और उसी के साथ एक छोटा सा पहलू हम लोग का बच गया था कि विऔद्योगीकरण क्या है, उसे देखा जाएगा। और उसी के साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी के साथ जो है हम लोग एक नया यूनिट जो है शुरू किया जाएगा। तो आइए जो है पहले हम लोग क्या देखते हैं, विऔद्योगीकरण देखते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं। बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन जो है मैं देख रहा हूं। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आगे जो है बढ़ा जाएगा। विऔद्योगीकरण है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे कहा जाता है। क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। अब मुद्दे की बात क्या है कि ये औद्योगिकरण तो शब्द आप लोग सुने हुए हैं भाई, विऔद्योगीकरण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड्स तो आप लोग सुने हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो प्राचीन और मध्यकाल तक जो है, प्राचीन और मध्यकाल तक भारत क्या था? भारत जो है सोने की चिड़िया था, गोल्डन बर्ड है, सोने की चिड़िया है। केवल कहने से तो सोने की चिड़िया नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसके पक्ष में तर्क होगा भाई, तब तो सोने की चिड़िया होगी। तो प्राचीन भारत में एक समय काल है, कौन सा समय काल? तो ये मौर्य काल है। मौर्य काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का कितना था? विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 40%, इतिहासकारों उस समय कोई ऐसा था नहीं, जीडीपी था या ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी था, इतिहासकारों का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 40% भारत के पास था। इसी तरीके से मध्यकाल में मुगल काल है, और मुगल काल में भी कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी ही थी। विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% क्या था? 25% हमारे पास था। जो कहा जाता है भाई ना कि विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश हैं, और 200 से ज्यादा देशों में एक हमारा मुल्क भारत, और एक देश के पास 40% और मुगल काल में 25% अर्थव्यवस्था। और ये भी इंटरनेशनल डेटा बता रहा हूं। तो ये एक वानगी था, ये एक उदाहरण था किस बात का? भारत सोने की चिड़िया थी। और इस सोने की चिड़िया में जो हमारी प्रसिद्धि सोने की चिड़िया के रूप में है, इस सोने की चिड़िया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है भाई? तो हमारे कुशल हथकरघा उद्योग और कारीगर जो हैं, हमारे हाथ के बने हुए जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, एंड वन ऑफ द स्किल्ड आर्टिजन जो कम्युनिटी है, पूरी दुनिया में क्या रहती है? पूरी दुनिया में हमारे सामानों की, हमारे उत्पादों की धूम रहती है। जो कहा जाता है कि अगर हमारे उत्पाद, हमारे सामान की दीवानगी किसी देश के सर पर चढ़कर इस कदर बोल रहा है कि उस देश के लोग अपने उत्पाद को भूल करके हमारे उत्पाद को, भारत के उत्पाद को प्राथमिकता दें, तो उस देश की तो भाई ईर्ष्या जो है वो स्वाभाविक है। कहानी की शुरुआत जब हुआ था, तो कहानी की शुरुआत में कुछ हम लोगों ने ऐसा देखा था, क्या देखा था? तो कुछ ऐसा देखा था कि यूरोपियों का आगमन भारत में मुगलों से भी पहले हो गया था। यूरोपियों का आगमन भारत में मुगलों से भी पहले हो गया था। जो मुगलों से पहले इनका आगमन हो गया था, उसकी कहानी क्या है, उसकी एक वानगी क्या है भाई? कल भी बताया था, जरा आज भी समझ लीजिएगा।
उसकी जो एक वानगी है वो कुछ ऐसा रहता है कि क्या था, जो ये यूरोप है, यूरोप से कौन कौन थे? यूरोप से पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिस हैं, फ्रेंच हैं। ये सब क्या थे? ये सब आकर के भारत में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना किए थे। इन सबों ने भारत में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना किए थे। क्या भारत के लोगों को, जो भारत पूरे विश्व का एक चौथाई अर्थव्यवस्था रखा है, क्या हमें इस बात का एहसास नहीं था कि भाई ये जिस देश में जाते हैं वहां पे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद करते हैं? पहला प्रयास 1757 में नहीं हुआ था, उसके पहले भी अनेकों अनेक प्रयास हुए थे। 1510 ईस्वी में आपने देखा था पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया था, कोचीन से फिर हेडक्वार्टर जो है वो गोवा लाते हैं। औरंगजेब के समय में इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नापाक इरादे जो है भारत में खोजने शुरू किए थे, असफल हुए थे। मुद्दे की बात है भाई, मुद्दे की बात यह है कि हम इन यूरोपियों को अपने यहां पे सह क्यों दिए थे? इन यूरोपीय कंपनियों को अपने यहां पे सह क्यों दिए थे? तो मुगलों का ही दौर था, थोड़ा सा मुगलों के पहले ही आ गए थे, 1498 में आ गए थे, ये 1602 में है। इनका जो है 1608 से ही प्रयास कर रहे हैं। मसूलीपट्टनम में 1611 के आसपास में है, 1615 है, 1664 है। कुल मिला जुला कर कहानी यह है कि मुगलों के ही दौर में ये व्यापार कर रहे हैं भारत में। किसके दौर में? मुगलों के दौर में। अब जरा ध्यान से बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा, मुगल कोई एहरू गैरू नहीं थे। मुगलों का भी साम्राज्य जो था वो संपूर्ण भारत के उपमहाद्वीप तक था। आखिर मुगल इनकी नीयत को समझते हुए भी क्यों संरक्षण दिए थे, या भारत की अन्य क्षेत्रीय शक्तियां क्यों संरक्षण दी थी? उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण था वो क्या था? ये यूरोपीय कंपनियां, जो भारत का क्या था, कुशल हथकरघा उद्योग था, भारत के कुशल कारीगरी का जो प्रमाण था, इन सामानों को कहां ले जाते थे? इन सामानों को भारत से दुनिया भर के देशों में ले जाकर के, पूरे दुनिया भर के देशों में, केवल अपने देश में ही नहीं ले जा रहे हैं, केवल ये अपने देश में ही नहीं ले जा रहे हैं, पूरे यूरोप में ले जाकर के बेच रहे हैं, पूरे अफ्रीका में ले जाकर के बेच रहे हैं, लैटिन अमेरिका में जहां पे उपनिवेश है वहां पे बेच रहे हैं। बदले में भारतीयों को क्या फायदा था? बदले में भारतीयों, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं, बदले में भारतीयों को फायदा था कि बैठे बिठाए क्या होता था भाई, आम के आम और गुठलियों के दाम मिलते थे। ये क्या थे? समंदर के बेताज बादशाह थे। जितना भी आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं था, 1911-12 में टाइटैनिक डूब गया था। ये दौर 17वीं 18वीं शताब्दी का है। समुद्री यात्राएं जो होती थी उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता था। सारा रिस्क ये उठाते थे, भारत के सामानों को दुनिया भर में बेचते थे, और दुनिया भर में बेच करके क्या करते थे? दुनिया भर में बेच करके हमें घर पे बैठे बिठाए मुंहमांगा दाम देते थे। किस दौर में? जब शक्तिशाली मुगल थे, माइटी मुगल के दौर में। हमारे सामानों की गुणवत्ता पूरे विश्व में धूम मचाती थी। इसीलिए तो भाई विश्व की 25% अर्थव्यवस्था हमारे पास थी। अब क्या हुआ? अब जैसे ही ये भारत की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक सत्ता या नियंत्रण प्राप्त करने के साथ ही क्या करते हैं भाई? प्राप्त करने के साथ ही भारतीय समृद्ध अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना शुरू किए। द ईस्ट इंडिया कंपनी दे स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म द prosperous Indian economy into the colonial economy after gaining the political control over India. अब समृद्ध जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसी को तो ललचाई नजरों से 1600 से 1757 तक देख रहे थे। मैंने कहा मुगलों के दौर में भी परेशान थे, लेकिन दाल गल नहीं पाई। अब भाई क्या है, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना शुरू किया। क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के। राजनीतिक सत्ता कब प्राप्त किया भाई? तो राजनीतिक सत्ता 1757 में प्राप्त किया। 1757 ईस्वी से
यही क्या रहता है, यही जो 1750 के दशक से क्या है भाई, 1750 के दशक से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। जिस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है, अरे द 1750s ऑनवर्ड्स, दिस इज द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति में इनको क्या चाहिए था भाई, औद्योगिक क्रांति में इनको मात्र दो चीजों पे निगाहें थी। औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य क्या था, औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य अपने भारी उद्योगों के लिए, अपने भारी उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति। औद्योगिक क्रांति में भारी उद्योग आ गया था, अब यही जो भारी उद्योग से कच्चा माल मिल गया, उससे क्या है अगला उद्देश्य, विनिर्मित सामानों के लिए, विनिर्मित सामानों के लिए बाजार की प्राप्ति। बाजार क्या, नवीन बाजार कर देते हैं, नवीन बाजार की प्राप्ति। तो पहला क्या है, पहला 1750 के दशक से जो औद्योगिक क्रांति, हमें भाई कच्चा माल चाहिए, अपने भारी उद्योग आ गए, और जब कच्चा माल मिल गया तो उसे बेचने के लिए चाहिए। भारत की राजनीतिक सत्ता पा गए, राजनीतिक सत्ता पाने के साथ ही क्या करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलना शुरू करते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या है, तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यही है कि भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दो, भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अरे भारतीय उद्योग धंधे जब रहेंगे ही नहीं तो कहां से हमारे देश के बाजारों में इनके सामान धूम मचाएंगे भाई। भारत के सूती वस्त्र का वो डिमांड था, भारत के सूती वस्त्र की गुणवत्ता इतना सर चढ़ करके उसी इंग्लैंड में बोलता था, इंग्लैंड के लोग अपने ही मैनचेस्टर और लिवरपूल के सूती वस्त्र को नहीं पहनते थे, भारतीय सूती वस्त्रों को पहनते थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण, इनके उद्योग को ही नष्ट कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न सूती वस्त्र उद्योग रहेगा, न हमारे देश में ये मचाएंगे। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर देना, यही क्या है भाई, यही विऔद्योगीकरण है। औद्योगिकरण तो मुगलों के दौर में ही अपने शिखर पे है, उस हथकरघा उद्योग को समाप्त कर दो, यही क्या है, यही विऔद्योगीकरण है। चलिए बच्चों बताइए मुझे फटाफट, लगभग 20 मिनट से मैं भूमिका बना रहा हूं कि दिलो दिमाग में घुस जाए, विऔद्योगीकरण क्या है, ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, विऔद्योगीकरण क्या है, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, शाबाश। आइए तो यहीं पे हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा, भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय परंपरागत उद्योगों को नष्ट करना अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति का परिणाम था। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय परंपरागत उद्योगों को नष्ट करना अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति का परिणाम था। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारत में घटित होने वाली विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया को सविस्तार सोदाहरण स्पष्ट करें। Something the process of the deindustrialization in India, it was the pre-planned by the Britishers. In context of this statement, discuss the process of deindustrialization with suitable examples. चलिए भाई, तो एक प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, एक प्रश्न और कर लीजिए। प्रश्न है, विऔद्योगीकरण को स्पष्ट करते हुए इसके बहुविध कारणों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े आकस्मिक और दूरगामी
परिणामों का दूरगामी परिणामों पर विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें, विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। एक प्रश्न ये भी हो गया यहां से। आइए फटाफट आते हैं कि वी औद्योगिकरण के जो बहुविध कारण है, कारण नहीं है बहुविध, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर विच लेड टू द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो आइए उसे देखा जाए। वी औद्योगिकरण के कारण क्या है भाई? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखा जाएगा ना पीवाईक्यू की पूरी सीरीज, जैसे प्री का एग्जाम आप लोग का नजदीक आता है, नवंबर से धीरे धीरे दिसंबर से तो पूरा फुल फ्लेज में यूट्यूब के चैनल पर जो है वो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो है लगातार जो है शुरू कर दिया जाता है। देखा जाएगा, अगर समय होगा तो जो है उसे वो कर लिया जाएगा। अच्छा रुक जाइए, आप सही ध्यान दिलाया, रूम की लाइट नहीं जली हुई है, मैं इनको इन्फॉर्म कर देता हूं। चलिए, तो बिल्कुल भाई, ये डिजिटल बोर्ड जो होता है इससे खुद जो है पावर जनरेट होता है, तो वो लाइट शायद मिस हो गया था, आपने ध्यान दिलाया। आइए जो है तो वी औद्योगिकरण के जो कारण है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब वी औद्योगिकरण का क्या है? वी औद्योगिकरण का राजनैतिक कारण है, राजनैतिक कारण है। जो भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, इसके पीछे के अपने पॉलिटिकल फैक्टर हैं। राजनीतिक कारण जो है वो क्या रहता है, कैसे हमारे उद्योग धंधे, राजनीति में क्या ऐसा होता है कि हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं? तो शासन सत्ता की प्राप्ति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साम्राज्य विस्तारवादी नीति को अपनाना तथा क्षेत्रीय शक्तियों को समाप्त करके ब्रिटिश शासन का विस्तार करना, ब्रिटिश शासन का विस्तार करना। ये क्या है भाई? भले ये राजनीति के क्षेत्र में हो रही परिघटना है, परंतु भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? कहानी की शुरुआत जो है प्लासी से हुआ था, प्लासी के बाद इन्होंने पूरे उत्तर भारत में बक्सर से विस्तार किया। 1799 में इन्होंने मैसूर की कहानी समाप्त किया। 1817-18 तक मराठों की कहानी समाप्त किया। 1848-49 तक सिखों की कहानी समाप्त किया। एक एक करके भारतीय राजा महाराजा क्या हुए? भारतीय राजा महाराजा समाप्त होते गए। इनका अपना राजा और रजवाड़ा लुटता चला गया। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना समझ में नहीं आया, तो मैं कहता हूं ना कि पहले के जमाने की तरह नृत्य संगीत तो करवाया नहीं जाएगा। तो जो भारतीय देसी राजे रजवाड़े होते थे उनके अपने राजमहल होते थे। राजमहलों में जो भाई, क्योंकि देसी राजे रजवाड़े हैं तो इनके अपने शौक होते थे। उनके महलों में कालीन बिछी होती थी, उनके महलों में जो भी विलासिता के सामान होते थे, उनके महलों में जितने भी अलंकरण सामग्रियां होती थी वो सारे हमारे यहाँ के कारीगर तो बनाते थे। कालीन बिछाए तो भारतीय कारीगर बनाए हुए हैं। बड़े बड़े आलीशान महलों पर पर्दे लगे हैं तो भारतीय कारीगर ने बनाए हैं। जो भी राजमहल के अपने पोशाक होते थे भारतीय कारीगर बनाए हुए हैं। जो भी उनके राजमहलों का डेकोरम होता था भारतीय कारीगर किए हुए रहते थे। जब वो राजे रजवाड़े ही नहीं रहे भाई, अब तो अंग्रेज आ गए तो वो कालीन थोड़ी बिछवा रहे हो, तो अपनी पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से साज सज्जा कर रहे हैं। पश्चिमी पोशाकों को उनके अधिकारी पहन रहे हैं। वो तो सूट बूट टाई वाले हैं भाई। तो क्या हुआ, जैसे जैसे देसी राजे रजवाड़े लूटते गए वैसे वैसे जो है इन राजभवनों में, इन राजमहलों में जो देसी उद्योग की डिमांड थी, जो मांग था, वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। और कारीगर क्या होते गए? कारीगर बेरोजगार होते गए। जब बेरोजगार होते गए तो वही वी औद्योगिकरण होता गया। सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था। अगला आते हैं भाई सामाजिक कारण पर। सामाजिक कारक क्या था? सामाजिक कारक, कई बार मैंने आप लोगों से कहा कि पढ़ लिख करके चाहे जितना भी बड़े आदमी बन जाइए, अपनी जड़ों को, अपने संस्कार को, और कहां से उठकर आप कहां पहुंचे हैं उसे कभी मत भूलिए।
सामाजिक कारण में क्या हुआ? सामाजिक कारण में उच्च वर्ग के एक समूह जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया था वो पश्चिमी परिधानों और संस्कृति की ओर आकर्षित हुए और ये क्या हुआ? और ये जो है विऔद्योगीकरण का कारण बना। अगर दिल्ली में रह रहे हैं या जिस भी शहर से रहकर के आप तैयारी कर रहे हैं, कितना भी आधुनिक जमाना आ गया भाई, कितना भी आधुनिक जमाना आ गया, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। 20 दिन के बाद दिवाली का महापर्व है। चाइनीज झालर से लेकर के और जो वो क्या कहते हैं, आजकल तो भारत में देखिए ना, ये विदेशी जो है वो बहुत आगे हैं। अब जब देख लिए कि भारत का माइंडसेट जो है वो दिया जलाने का माइंडसेट है, तो अब वो लोग चाइनीज दिया भी ला रहे हैं। जला लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु याद रखिए कि जो हमारे गांव में दिया बनाने वाला है उसका दिया बहुत फैंसी नहीं होगा, मिट्टी के बिना कुछ उस पर अलंकरण किया हुआ सादा प्रकार का दिया होगा। रीबॉक का जो जूता पहनते हैं, एडिडास का जो जूता पहनते हैं, पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहनते होंगे, वैन हुसैन का पहनते होंगे, इनको बड़ी कंपनी किसने बनाया? इनको बड़ी कंपनी वहां के देश के लोगों ने बनाया भाई। जरा उनसे भी सीखना है, सकारात्मक रूप से सीखना है। इनको बड़ी कंपनी वही पश्चिमी देश के, जिस देश की ये कंपनी है उस देश के लोगों ने इतना गुणगान किया कि ये ग्लोबल कंपनी बन गई। अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, तो हमें भी लोकल फॉर वोकल के लिए जाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं भाई कि एकदम से इस बार दिवाली में बस खाली वो जो गांव वाला दिया, आप झालर लगवाइए तो झालर का ही प्रचलन है, लेकिन 200-400 रुपया अगर जो अपने कारीगर हैं, जो गांव में वो बनाने वाले कारीगर हैं, अगर 200-400 रुपए का मंदिरों में दिया उस दिन जलाया जाता है। और भी गांव में तो बहुत जगह पे दिया जलाया जाता है, गंगा जी को जाके दिया रखा जाता है। गांव के जो लोकल गॉड होते हैं, बरम बाबा, भगवती माई, डी बाबा, उनको दिया, अनेकों अनेक जो है दिया के कार्य होते हैं। 200-400 रुपया उस पर भी खर्च कर दिया जाए, कम से कम वो बेरोजगार तो नहीं होंगे भाई ना। हम लोग के बचपन में दिवाली पे तो मिट्टी वाला खिलौना से, आज तो लड़के हैं जो 500 का खिलौना भी दे दीजिए उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को 10 रुपए का मिट्टी का खिलौना, आज भी देख करके मिट्टी का खिलौना, तो कहा जाता ना अपनी बचपन की यादें ताजा हो जाना। तो क्या हुआ? हमारा ही जो पढ़ा लिखा वर्ग इंग्लिश एजुकेशन 1835 में आया था। भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, मानव की प्रवृत्ति दिखावापन है। अब वो सूट पहन रहे हैं, बूट पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, बस ये दिखाने के लिए कि हम आपसे अलग हैं। हम आपसे अलग हैं तो कहां पे उन्मुख हुए? पश्चिमी संस्कृति की तरफ उन्मुख हुए। धीरे धीरे क्या हुआ? भाई बड़े घर के लोग हैं तो डिमांड यहीं से आती थी ना, क्रय शक्ति क्षमता इन्हीं की थी। अब ये धीरे, एक कारण ने भी औद्योगिकरण नहीं लाया, मल्टीपल फैक्टर्स जो रहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब ये पश्चिमी रुझान की तरफ बढ़ते गए, क्या हुआ? देसी जो उद्योग था, देसी उद्योगों का पतन होता गया। आइए भाई अब देख लेते हैं आर्थिक कारण क्या है विऔद्योगीकरण का। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण क्या है? तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इकोनॉमिक फैक्टर है, बहुत जो कहा जाता है ना, बेइंतहा करना, शोषण की इंतहा हो जाना। इनके देश के लोगों को भारत के कपड़ों की लत छूट ही नहीं रही थी। जब भारत के कपड़ों की लत छूट ही नहीं रहा था तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरफा वाणिज्यिक नीतियां अपनाई। एक तरफा वाणिज्यिक नीतियां, ये क्या था? तो ये था भाई कि भारतीय सामानों पर 100 से 500% सीमा, ब्रिटेन में सीमा शुल्क लगाकर भारतीय सामानों को महंगा किया गया। और महंगा कैसे किया गया भाई? तो भारतीय सामानों को जानबूझकर महंगा किया गया। और ये एक तरफा खेल चल रहा था। भारत का सूती वस्त्र अगर ब्रिटेन के लोग पसंद कर रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी मैनचेस्टर और लिवरपूल का सूती वस्त्र हमारी गुणवत्ता का नहीं हो पा रहा है। जब ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, तो एक उंगली है भाई जो कहा जाता है हमारा स्तर यहां पे है, ये अपने स्तर को नहीं बढ़ा पाए तो हमारे गुणवत्ता को, हमारे स्तर को काटने की कोशिश की। ब्रिटेन के लोगों की भारतीय कपड़ों की लत कैसे छूटेगी? इतना महंगा कर दो कि वो पहन ही ना पाए, खरीदे ही ना। अब जो वस्त्र का पहले मूल्य था उसका 5 गुना
मूल्य जो है 2 गुना से 5 गुना मूल्य ब्रिटेन के बाजारों में इतना महंगा कर दिया गया कि वहां के लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। भारत का बैठा हुआ जो कारीगर है, अब कोई मांग ही नहीं रहा है, तो भाई वो क्या होगा, धीरे धीरे उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। ये औद्योगिकरण हो गया। जबकि भारत की सीमा में कभी भी ब्रिटेन के वस्तुओं पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया, ब्रिटेन के सामानों को कभी भारत में महंगा नहीं किया गया। सब सोची समझी रणनीति के तहत यह खेल चल रहा था। हमारे हथकरघा उद्योग थे भाई, हथकरघा उद्योग जैसे गुड़ और खंडसारी उद्योग है, गन्ना से क्या बनता था, गुड़ बनता था, खांड बनता था। इन्होंने हमारे परंपरागत उद्योग धंधों को बंद करने के लिए क्या किया, तो आर्थिक क्षेत्र में कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति लाई, कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति लाई, और कृषि का जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप है, इसके तहत औद्योगिक क्रांति हो गया। भारी उद्योग है, भारी उद्योग में अब इनको कैश क्रॉप चाहिए, नील की खेती करवा रहे हैं, चाय के बाग लगवा रहे हैं, कॉफी के बाग लग रहे हैं, अच्छे गुणवत्ता के कपास को अपने उद्योगों के लिए लेके चले जा रहे हैं। तो अपने उद्योग धंधों का जो कच्चा माल है कृषि से जुड़ा हुआ, उसको जबरन जो है करवा रहे हैं। भारतीय उद्योग धंधों के लिए जो कच्चा माल है वो मिलने ही ना पाए, या मिले भी तो उच्च दर पे मिले। इनका सामान महंगा होगा, महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, राजे रजवाड़े रहे नहीं जो मुंह मांगा दाम दे दें। जो बड़े और संभ्रांत अमीर वर्ग के लोग थे उनको अंग्रेजी पढ़ा करके पश्चिमी संस्कृति की तरफ खींच लेके चले गए। जो विदेशों में सामान बिकता था उस पर इतना सीमा शुल्क लगाया गया उसे कोई खरीदे ही ना। ले दे करके जो खेती था उसमें भी अपने उद्योग धंधों के लिए जो कच्चा माल है उसकी जबरन खेती करवाई जा रही है। जानबूझ करके क्या किया गया, जानबूझकर उच्च भू राजस्व की दर रखा गया, उच्च भू राजस्व की दर रखा गया। क्यों भाई, क्योंकि जो कहा जाता है आम के आम और गुठलियों के दाम। उच्च भू राजस्व से उनका खजाना तो भर ही भर रहा है। जब ज्यादा राजस्व देना है तो खेती कौन सी करेंगे, वो गेहूं और आलू और परंपरागत खेती ना करके हमारी नगदी खेती करेंगे। नगदी खेती से ही इतने ज्यादा भू राजस्व को वो दे पाए। हर जगह से वो खेल चल रहा था, हर जगह से वो खेल चल रहा था। यही क्या है, यही बहुविध कारण है। चलिए भाई, तो ये आर्थिक कारण हो गया। अब कहां पे आते हैं, अब धार्मिक सांस्कृतिक कारण पे आते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारण पर आते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारण का मतलब, किसी भी देश में जाकर के देखिए, हर देश अपनी भाषा पे नाच करता है, हर देश अपनी भाषा और संस्कृति के हिसाब से अपने प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। हमारे यहां पे क्या किए भाई, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़कर गए। अंग्रेजियत छोड़ के गए मींस की 200 सालों की जो परंपरा थी भले वो चले गए, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति को छोड़ के गए। कमियों को स्वीकार करने में बिना लाग लपेट अगर अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 78 साल आजादी को हो गए और कहने का अर्थ वही है ना भाई कि हर कार्य इंग्लिश में ही चल रहा है, कोर्ट की प्रक्रिया इंग्लिश में है। किसी भी अच्छे स्कूल को देखे तो कॉन्वेंट स्कूल ही उसमें आता है। आज अगर कह दिया जाए कि अपना परंपरागत कपड़ा धोती और कुर्ता पहन लीजिए, धोती कुर्ता आपको कह दिया जाए या हमें कह दिया जाए, हमें अपनी परंपरागत उस पर जो है सब लोग शर्ट पैंट जींस और उसके आदती हो गए। ये कैसे हुआ भाई, धार्मिक सांस्कृतिक कारण। पश्चिमी संस्कृति को क्या किए, पश्चिमी संस्कृति को भारत पर आरोपित किया गया, आरोपित किया गया। इम्पोज्ड, मैं बच्चों वर्ड यूज कर रहा हूं कि द वेस्टर्न कल्चर इट वाज इम्पोज्ड ओवर इंडिया। अब अंग्रेजी शिक्षा ला करके भाई पहले कालिदास की रचना पढ़ते थे, मालविकाग्नि मित्रम पढ़ते थे, विक्रमोर्वशीयम पढ़ते थे। मालविकाग्नि मित्रम अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पर भारतीय नायक और भारतीय नायिका है। कालिदास को पढ़ेंगे तो नायक धोती और कुर्ता ही पहना होगा। नायिका की सुंदरता की बखान करेंगे तो कान में झुमका, कान में बाली, अरे भारतीय तरीके से। और व्यक्ति की मनोवृत्ति है कि वह हर युग जो है अपने समय के दृष्टिकोण से अपने समय के नायक और नायिकाओं के परिधान और परिवेश से प्रभावित रहा है। इंग्लिश एजुकेशन में अब ये शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, रोमियो और जूलियट पढ़ा रहे हैं। अब जो रोमियो और जूलियट को पढ़ेगा तो दिमाग पर कौन चढ़ा हुआ है, दिमाग पर रोमियो चढ़ा हुआ है। रोमियो क्या पहना है, सूट पहना है, टाई पहना होगा, बूट पहना होगा। बहुत पसंद आ गया भाई नाटक, तो क्या हुआ, उसी तरीके के परिधान को मींस की क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत आरोपित किया जा रहा था। जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहा था। जबरन धर्मांतरण, जाइए गोवा में जाकर के कहिए जो है कि पुराना 60 के दशक का कोई गीत संगीत लगा दीजिए,
यहाँ पे जो लोग ढल चुके हैं भाई, या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं। जब जबरन धर्मांतरण कर दिया गया तो धर्मांतरण हो गया तो क्या हो गया, पश्चिमी संस्कृति में ढल गए। जब ईसा मसीह की पूजा कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को मान रहे हैं, तो उसी तरीके का बर्ताव और उसी तरीके की संस्कृति को फॉलो करेंगे। तो धार्मिक क्षेत्र में भी ये सोची समझी रणनीति की तहत से क्या किया गया। अब भाई जिले का जिला, क्षेत्र का क्षेत्र अगर एक दूसरे धर्म को स्वीकार किया तो दूसरी संस्कृति को स्वीकार किया ना। अब उस तरीके के परिधान को पहनेगा, उस तरीके की खान पान की आदतों को अपनाएगा। औद्योगिकरण का धार्मिक कारण है, सांस्कृतिक पहलू है। वैचारिक कारण क्या है भाई औद्योगिकरण का? वैचारिक कारण क्या है? वैचारिक कारण क्या है? तो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है। पूंजीवाद क्या कर रहा है? पूंजीवाद भी वैचारिक स्तर पे पूंजीवाद क्या करेगा? पूंजीवाद का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है। कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे? जब भारतीय परंपरागत उद्योग और धंधों को समाप्त करेंगे। सारा खेल है ना। देखिए, मैं कई बार आप लोगों से बच्चों को गुजारिश किया, आप अपनी सामर्थ्य क्षमता को पहचानिए। आप कोई एसएससी वाले एस्पायरेंट नहीं है, आप ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बस सिलेबस आया, रट्टा मारे और एग्जाम में गए और जाके सब उगले, और उगलने के बाद सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की परीक्षा के बारे में कहा जाता है कि निकल गया तो वाह वाह, अगर नहीं भी निकला तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर नहीं भी निकला तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी यही पूंजीवाद तांडव कर रहा है। पूंजीवाद का मेन मकसद क्या है? पूंजीवाद का मेन मकसद प्रॉफिट गेन करना है, लाभ प्राप्त करना है। कैसे लाभ प्राप्त करेगा भाई? पूंजीवाद कैसे लाभ प्राप्त करेगा? जब आपको बदल देगा। जब आपको बदल देगा। आपको कैसे बदल देगा? आपको कैसे बदल देगा? मैंने एक बार आप लोग को एक पंक्तियां सुनाई थी, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इस खेल को शायद अभी आप नहीं समझ पाएंगे, या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप तक पहुंच गया तो समझ लीजिए क्लास, आज का क्लास सफल है। पूंजीवाद का सारा खेल है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। ये लाभ कैसे प्राप्त होगा? जब आपको बदल दिया जाएगा। हर डाल पे उल्लू बैठा है, दिन भर में आपको हमेशा वही चीजें दिखाई जा रही हैं, वही चीजें परोसी जा रही हैं, वही चीजें आपके मन मस्तिष्क में घोली जा रही हैं, जिससे किसका फायदा हो? जिससे इनका फायदा हो, जिससे पूंजीवाद का फायदा हो। सारा खेल तो दिमाग का ही है भाई ना। सारा खेल दिमाग का है। एक दिन मैंने आप ही लोग से कहा था कि अपने दिमाग का फितूर है ना, दिन भर बस केवल ही आपको प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन। मोबाइल खोले तो वही दिख रहा है, पिक्चर देखने गए तो वही दिख रहा है। नए नए त्योहार भी आएंगे, कौन कौन सा होता है ना, वैलेंटाइन डे होता है, और युवा मन में जब वही दिमाग में घोला जा रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना जरूरी है, प्यार मोहब्बत होना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे भाई? जब एक आपके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करवाएंगे, आपके साथ जब वो रिलेशनशिप डेवलप करवाएंगे, तब तो दोनों में से कोई एक मैकडोनाल्ड में जाएगा, जोमेटो में जाएगा, पिज्जा और बर्गर खाएगा और खिलाएगा। गंभीरता से सुनिएगा, इसे हंसी मजाक में मत लीजिएगा। इस सारे खेल को मैं फिर से करूं, केवल सिलेबस को खत्म करना जरूरी नहीं है। अगर चीजों को आप तक पहुंचा ले गया, क्लास सफल है। हर ढाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? मोबाइल खोल रहे हैं, एक बार जो वाला वीडियो आप देख देते हैं, वो ऑटोमेटिक फेसबुक वैसे टाइप का वीडियो ही रिकमेंड करता है, आपकी तरफ बढ़ाता है। यूट्यूब वैसे टाइप का वीडियो आपकी तरफ बढ़ाएगा। इंस्टाग्राम वैसे टाइप का प्यार मोहब्बत वाला एक वीडियो खोले, वो दिन भर में 10 आपको दिखाएगा, कोई ना कोई एक क्लिक करेंगे ही करेंगे। पिक्चर देखने गए तो हीरो का एकमात्र उद्देश्य है हीरोइन को पा लेना और अपने प्यार के लिए वो, अब तो गोली भी पकड़ लेते हैं, साउथ इंडिया की मूवी में देखते हैं, दुश्मन गोली भी मारता है, ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ के गोली उसी को ऐसे मार देते हैं। सब मानसिक फितूर है भाई ना, इससे किसका भला हो रहा है? क्रिसमस डे, न्यू ईयर पे बाहर जाइए, घूमने जाइए, वैलेंटाइन डे, सब मिला जुला करके पूंजीवाद अपना हित साध रहा है। अगर आपको यह परोसा जाए, बच्चों फिर से गंभीरता, अगर आपको यह परोसा जाए कि माँ बाप का हाथ पैर दबाइए, वो भी बच्चों एक सुख है, कभी एहसास करके देखिए। आज के जमाने में ऐसी बातें करने वाले आपको नहीं मिलेंगे शायद। अपवाद में हम ही दो बेवकूफ बचे हुए हैं। अपवाद में शायद हम लोगों जैसे ही दो चार बेवकूफ, आपको बेवकूफी में समझ में आ रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में प्रतिदिन, हर महीना, सालों साल से जो चीज घोला गया है, तब पे तो तांडव कुछ दूसरा कर रहा है। अभी कहूं कि माँ बाप का हाथ पैर दबाइए तो मैं पागल ही समझ में आऊंगा आपको। अगर ये परोसे कि दादी और दादा का हाथ पैर दबाइए, वो भी हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार हुए थे ना, वो भी एक सुख है, लेकिन दिमाग में तो सुख दूसरा भरा गया है। क्यों? क्योंकि इससे इनके हित सध रहे हैं। इनके हित सध रहे हैं तो समाज को मोड़ा जा रहा है। एक दिन आप ही लोग से कहा था, आप अपने माँ बाप की आंखों के नूर हैं, उनके जिगर के टुकड़े हैं। लड़का जिद पे आ गया कि नहीं, मैं जाति पाति नहीं देखूंगा, प्यार मोहब्बत ही करूंगा। समाज का एक धड़ा माँ बाप भी बेटे की खुशी के लिए मुड़ गया। मैं ये नहीं, मतलब देखिए, मैं जाति पाति का बस कुछ समर्थन नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये खेल समझा रहा हूं कि किस तरीके का पूंजीवाद का खेल चल रहा है।
पश्चिमी संस्कृति में भाई कुछ ना कुछ रोजगार शहर में मिल ही जा रहा है। एसपीसीएस तो कठिन है, एमबीए कर लिए, बीसीए कर लिए, बीटेक कर लिए, 40-50 हजार की नौकरी तो मिलना ही मिलना है। अब ये वही सिखा रहे हैं कि भाई 40-50 हजार में पूरे परिवार को संभालेंगे, पूरे परिवार को 50 हजार में संभालेंगे, गांव के भी भाई को संभालेंगे, दाल भात ही खाएंगे। ये सिखा रहे हैं कि परिवार गया भाड़ में, संयुक्त। अरे हमारे ही परिवार में चाचा चाची बुआ मौसी ताई सब होती थी ना। एक घर में शादी होता था, 50 रिश्तेदार नातेदार जुड़ते थे। बीटेक करके प्राइवेट स्कूल से पा रहे हैं, 50 हजार की नौकरी, 50 हजार में अब गांव भी संभालेंगे, दादा दादी को भी संभालेंगे, माँ बाप को भी संभालेंगे, दाल रोटी ही खाएंगे। इनका बर्गर, इनका पिज्जा और इनका मैकडॉनल्ड तो चल नहीं पाएगा, वो दुकान तो चल नहीं पाएगी। तो क्या सिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस फैमिली, एकल परिवार, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा। जो घर में पीछे छूट गया, जो भाई गांव में खेती कर रहा है, जो चाचा छोड़ दो, मर गया मर जाए, पश्चिमी संस्कृति है ना। हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 20-22 साल के बच्चे, दूध पीते बच्चे नहीं। समझिए, अगर मैं भी सिलेबस पे रहता तब मैं आगे बढ़ गया रहता। कितना मशीन बनेंगे भाई, कितना रोबोट बनेंगे, कुछ तो झकझोरना जरूरी है ना। यही पूंजीवाद उस समय भी था, यही पूंजीवाद वैचारिक स्तर पे क्या कर रहा है, वैचारिक स्तर पे जो है पूंजीवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। पूंजीवादी मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है तो परंपरागत भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब है बच्चों ने कि समय निकाल करके जरा सोचिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर। पहले तो कोई कहा गांव में कोई बाहर कमाता था भाई, सब लोग खेती बाड़ी ही करते थे। और आज हम दो, हमारे दो हैं। पहले देखिए अपने ही घर में चाचा पापा दादाजी बुआ, हम दो, हमारे 5-6 वाला चलता था। हम दो, हमारे 5-6 में रिश्ते में गर्माहट थी, रिश्ते में आत्मीयता था, रिश्ते में लगाव था। आज सोची समझी रणनीति के तहत उसे जो कहा जाता है ना, धुआं धुआं कर दिया गया। आइए आगे बढ़ा जाए। तकनीकी कारण पे आते हैं भाई कि तकनीकी कारण क्या था विऔद्योगीकरण का। तकनीकी कारण क्या था, तकनीकी कारण क्या था, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या था। तो कहीं ना कहीं क्या था भाई, कहीं ना कहीं उनके भारी उद्योग थे और यूरोप के भारी उद्योगों, अच्छी गुणवत्ता और सस्ते सामान के सामने भारतीय परंपरागत हथकरघा उद्योग नहीं टिक पाए। और क्या हुआ भाई, जब नहीं टिक पाए तो विऔद्योगीकरण हो गया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी था और दिस वाज द समथिंग द जेन्युइन रियलिटी एट दैट। या अभी भी है। चीन का सामान सस्ता है, लाख उसका विरोध कीजिए, मोबाइल चीन का खरीदेंगे, वही झालर चीन का जलाएंगे, दिया भी अब चीन का खरीदेंगे। गणेश और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति अब वही बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सस्ते में जो है जो दाम है उस हिसाब से गुणवत्ता भी अच्छी है। हमारा क्या है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर ही देखिए, एक टाटा महिंद्रा को छोड़ दीजिए तो सारी विदेशी कंपनियां की बढ़त बनाई है। इसी तरीके से हर फील्ड में अगर देख लीजिए तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता के मामले में हम नहीं टिक पा रहे हैं। और इसलिए क्या है, इसलिए विऔद्योगीकरण वो हमसे आगे निकल रहे हैं। तो चलिए भाई, ये क्या हो गया, ये जो है वेरियस फैक्टर हो गए। अब हम लोग कहां पर आते हैं, अब हम लोग प्रभाव पर आते हैं। विऔद्योगीकरण का प्रभाव, विऔद्योगीकरण का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें जो है भले गलत होती हैं लेकिन अच्छे के लिए ही होती हैं। वैसे ही अंग्रेजों के द्वारा जो विऔद्योगीकरण हो रहा है उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव उभर करके आते हैं। आइए देखते हैं कौन से सकारात्मक प्रभाव है, कौन से सकारात्मक प्रभाव है। तो पहला सकारात्मक प्रभाव जो है, परंपरागत उद्योग धंधे, जब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नष्ट हो गया उसकी जगह पे कौन आया, हैवी इंडस्ट्री आया। तो भारत में भारी उद्योगों की स्थापना हुआ। 100 सालों में सब बर्बाद कर दिए। 1757 से 1857 तक। 1850 के दशक से भारत में भारी उद्योग आते हैं। कावास जी नाना भाई रहते हैं, जूट मिल की स्थापना करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में टाटा आ जाते हैं, बिरला आ जाते हैं और बजाज ग्रुप उभर करके आ जाता है। एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि परंपरागत उद्योग नष्ट हुआ, उसकी जगह पे कौन आया, उसकी जगह पे भारी उद्योग आया। अगला क्या हुआ, भारी विऔद्योगीकरण से अच्छा अंग्रेज भी अपने उद्योग लगाते हैं। तीसरा चरण क्या रहता है, तीसरा चरण फिनेंशियल कैपिटलिज्म का रहता है, वित्तीय
पूंजीवाद कराता है तो ये भी ला करके पैसे को कमाता है, ये भी भारी मात्रा में निवेश किए थे। रेलवे का विकास हो रहा है, टेलीग्राम लाइनों का विकास हो रहा है, बंदरगाहों का विकास हो रहा है। तो इससे क्या होता है भाई, अंग्रेज अपने भी भारी उद्योग लगा रहे हैं, तो इससे भारतीय अवस्थापना क्षेत्र का विकास होता है। 1850 के दशक में हमारे यहां पे भारी उद्योग क्यों लगना शुरू हुआ? भारत में ही अंग्रेज भारी उद्योग लगाना क्यों शुरू किए? क्योंकि ब्रिटेन का मजदूर वर्ग अब जागरूक, मैंने कहा पूंजीवाद नहीं है, इनका प्रवृत्ति डंक मारना, इन्होंने अपनों का भी वैसे ही शोषण किया। ब्रिटेन का मजदूर वर्ग अब जागरूक हो रहा है। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन, मजदूरों के द्वारा मजदूर आंदोलन, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन 1839 से शुरू हो गया। मजदूर वर्ग लाखों की संख्या में वहां पे विरोध कर रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है कि हमारे मजदूरी की दर बढ़ाइए, महिला और पुरुष की वेतन बराबर हो, सप्ताह में हमें अवकाश दीजिए, कार्यस्थल पे हमें सुरक्षा दीजिए, हमें सामाजिक इंश्योरेंस जो कवरेज होता है, सामाजिक सुरक्षा दीजिए। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में पूंजीपतियों को जो है सामान का उत्पादन करना महंगा था। अगला क्या है भाई, अगला अगर इस खेल को देखेंगे तो शुरुआत में क्या कर रहे हैं, शुरुआत में कच्चा माल भारत से उठा रहे हैं, कच्चा माल उठा करके कहां पे ले जा रहे हैं, उसका उत्पादन ब्रिटेन में कर रहे हैं, ब्रिटेन से उत्पादन करके ला करके फिर से भारत में बेच रहे हैं। इससे क्या है, इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है, इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः 1858 के एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब ये सोचते हैं भारी उद्योग यहीं पे लगाओ, यहीं पे लगाओ भाई, बंबई है, गुजरात है, मद्रास है, यहीं पे भारी उद्योग लगाओ और यहां के कच्चे माल को अपने औद्योगिक क्षेत्र तक लाओ। जब भारत में भारी उद्योग 1850 से लगना शुरू हुआ तो क्या होता है, कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये क्या करते हैं, कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये अवस्थापना का विकास करते हैं। अवस्थापना के विकास में किसका हुआ, तो उदाहरण के लिए बता दीजिए, फॉर एग्जांपल रेलवे का विकास, बंदरगाहों का विकास, राजमार्गों का विकास, टेलीग्राम लाइनों का प्रचार प्रसार एक्सेट्रा। अगला सकारात्मक प्रभाव क्या है भाई, तो भारत के अंदरूनी क्षेत्र बंदरगाह और औद्योगिक शहरों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए, ये भी क्या था, ये भी एक सकारात्मक प्रभाव था। गांव का शहरों से कुछ लेना देना ही नहीं था, एक अलग दुनिया गांव में चलती थी। भारत के गांव सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हैं कि एक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। अब जो कच्चे माल है वो देश के अंदरूनी क्षेत्र में, आज भी चले जाइए भाई ना, वहां मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जंगलों को देख करके आप डर जाएंगे, अलग ही एक दुनिया की तरह था। अब वहां पे रेलमार्गों के विकास से जो वहां की टी प्लांटेशन इंडस्ट्री है, चाय के बागान है, अब वो सीधे चाय के बागान, जहां पे इनके चाय की अपनी फैक्ट्रियां लगी है या बंदरगाहों तक, एक कनेक्टिविटी क्या होता है, कनेक्टिविटी डेवलप होता है। अब क्या है भाई, एक सकारात्मक प्रभाव और होता है कि भारतीय कृषक उत्पाद वैश्विक बाजार से जुड़ गया, जुड़ा। अब भारत के चाय ये अमेरिका में ले जाके बेच रहे हैं, भारत के मसाले पूरे यूरोप में ले जाके बेच रहे हैं, भारत में अफीम की खेती करते थे, जाके चीन वालों को अफीम पिलाते थे। तो एक सकारात्मक प्रभाव क्या है कि एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला। अमेरिका का गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध में अमेरिका भी कपास का एक बड़ा उत्पादन करता देश है। अब अमेरिका से कपास नहीं आ पा रहा था तो भारत के कपास को बहुत ज्यादा यहां पे पे किया जा रहा है और भारतीय कपास जो है उसको ग्लोबल मार्केट एक्सेस हो गया। एक सकारात्मक प्रभाव ये भी है भाई। अगला क्या है, जो अंग्रेजों की अंतिम है, अंग्रेजों की भारत में बढ़ती वाणिज्यिक गतिविधियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किया। Something the constantly increasing the commercial activities of the Britishers, it led to the monetization of Indian economy। जहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली गांव में आज भी होता है भाई, कुछ भी खरीदना है, गेहूं लेकर के जाते हैं, सरसों लेकर के जाते हैं, बार्टर सिस्टम, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण को बढ़ावा मिला, ये भी एक सकारात्मक प्रभाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो पहला नकारात्मक प्रभाव क्या है भाई, पहला नकारात्मक प्रभाव देश का परंपरागत हथकरघा उद्योग
नष्ट हो गया। पहला नकारात्मक प्रभाव वी औद्योगिकरण हुआ तो परंपरागत हथकरघा उद्योग क्या हुआ? नष्ट हो गया। अब इसके नष्ट होने से क्या हुआ? इसके नष्ट होने से, परंपरागत हथकरघा उद्योग के नष्ट होने से अगला प्रभाव जो है, परंपरागत कारीगर वर्ग, कुशल कारीगर वर्ग कीजिए, परंपरागत कुशल कारीगर वर्ग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। जब परंपरागत उद्योग रहा ही नहीं, राजा महाराजाओं का दरबार रहा ही नहीं, वहां पे कोई सामान जा ही नहीं रहा है, विदेश में सीमा शुल्क इतना लगा दिया गया कि वहां के लोग भारत के सामान को जो मुंगांगा दाम देते थे अब ले ही नहीं रहे हैं। एक वर्ग अंग्रेजी पढ़ लिख करके उसी दिशा में बढ़ गया, एक वर्ग का जबरन धर्मांतरण कर दिया गया। जब उद्योग नहीं रहा तो वो कारीगर नहीं रहे, कारीगर बेचारे बेरोजगार हो गए। पापी पेट का सवाल था। जब पापी पेट का सवाल था भाई, तो बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, तो कुछ ना कुछ करेंगे। अगला नकारात्मक प्रभाव बेरोजगार हो गए। अब अगला नकारात्मक प्रभाव देखा जाए भाई, इससे क्या हुआ? बेरोजगार हो गए, तो यहीं से अगला प्रभाव है, बेरोजगार होकर के कहां गए? कृषि क्षेत्र पर अनावश्यक बोझ, अनावश्यक बोझ बढ़ गया, बढ़ गया। बेरोजगार हुए, सुबह का भूला शाम को घर आता है। अपना गांव गिराव खेत खलिहान क्यों महत्वपूर्ण है? सब धोखा दे देगा, नौकरी जा सकती है, बहुत कुछ होता है जीवन में। उसके बाद लौट करके कहां जाता है? अपने गांव देहात, अपनी मातृभूमि, अपने खेत खलिहान पूर्वजों के हैं भाई। ये भी बेरोजगार हुए तो कहां गए? खेती के कार्य पे आश्रित हुए। खेती के कार्य पर अनावश्यक बोझ बढ़ा और किसे बढ़ावा मिला? प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा मिला, प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। अगला प्रभाव हो गया भाई, और कोई नकारात्मक प्रभाव है क्या? अगला जो है, कृषि पर अनावश्यक बोझ बढ़ने से मैन मेड फेमाइन, मानव निर्मित अकाल को बढ़ावा मिला, अकाल को बढ़ावा मिला। एक वो शायद गाने के बोल सुने हैं ना, हुजूर हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। ये हमसे बच के कहां जाइएगा, ये अंग्रेज थे, शहर से निकल करके बेरोजगार हुए तो गांव में गए खेती पर, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। गांव में भी तो भाई अंग्रेजी शासन ही है। अब क्या होता है, यहां पर वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं गेहूं चावल, और ये गांधी जी का आपने चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया व्यवस्था देखा था। भारतीय किसान वर्ग का एक बड़ा हिस्सा सीमांत किसान है। जब सीमांत किसान है भाई, खेत कम है और परिवार ज्यादा है, अब वो जबरन आपसे अपना वाला खेती करवा रहे हैं। नील की खेती कीजिए, कपास की खेती कीजिए, जो जहां पे जैसे फसल जोन में है, जूट की उपज को बढ़ावा देते थे। अब नील आदमी खाएगा थोड़ी ना, कपास खाएगा थोड़ी ना। जब शासन अपना हो गया तो औने पौने दाम भी देते थे। इससे क्या हुआ? इससे मैन मेड फेमाइन, अगर वो गेहूं बोता, चावल बोता, अपने खाने की चीजें बोता, तो शायद भूख से नहीं मरता। लेकिन उनकी जो वाणिज्यिक नीतियां थी, उससे क्या होता है? उससे जो है मानव निर्मित अकाल को बढ़ावा मिला। अगला क्या है भाई? अगला नकारात्मक प्रभाव, मुगलों के जमाने के जो औद्योगिक शहर थे, मुगलों के समय के औद्योगिक नगरों का, औद्योगिक नगरों का पतन शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। मुगलों के जमाने के जो औद्योगिक नगर रहते हैं वो हथकरघा उद्योग पर आधारित रहते हैं। मुर्शिदाबाद है, पेशावर है, मुंगेर है, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए भाई, वी औद्योगिकरण यहीं पे समाप्त हुआ। कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट प्रश्न पूछ लीजिए। वी औद्योगिकरण यहीं पे समाप्त हुआ, कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट प्रश्न पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो मुझे फटाफट मैसेज दे दीजिए। क्लियर है भाई? प्रच्छन्न बेरोजगारी इकोनॉमिक्स का टर्म है। किसी भी क्षेत्र पर आवश्यकता से अधिक जो है कार्य बल का आधारित होना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कृषि का वाणिज्यीकरण, किसी ने पूछा, वाणिज्यीकरण का मतलब है उनके उद्योग धंधों में जो सामान चाहिए वही वाला खेती करवाना। जैसे अभी कहा कि चाय की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, चाय को विदेशों में बेच रहे हैं, कपास की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, नील की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब कृषि का वाणिज्यीकरण है। ठीक है, चलिए भाई, लव यू ऑल बेटा। आइए जो है, तो अब हम लोग कहां पर बढ़ते हैं? अब हम लोग अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट क्या है? अगला यूनिट है ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत में किसान और
जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ब्रिटिश भारत में किसान और जनजातीय आंदोलन कैसे देखना है भाई? तो किसान और जनजातीय आंदोलन का कारण क्या है? कारण क्या है? प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं? अगला जो है 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन से कैसे अलग था? अगला है इनका प्रभाव क्या पड़ा था? ये पूरा आप लोगों का यूनिट है जो कहा जाता है ना कि शोषण की इतनी इंतहा हो गई, शोषण की इतनी पराकाष्ठा हो गई कि जीवन भी, जिंदगी भी किससे बदतर हो गया? जिंदगी भी मौत से बदतर हो गया। यहां पर किसके लिए मजबूर किया गया भाई? तो तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर किया गया, तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर किया गया। तो शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में क्या होता है? शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में आंदोलन होता है। अब आंदोलन का अगर कारण देखा जाए तो कारण क्या है? किसान आंदोलन का कारण क्या है? तो कारण में क्या दिखेगा? कारण में पहला कारण जो है ब्रिटिश शासन की शोषणात्मक नीतियां जो है, शोषणात्मक नीतियां। अरे किसान वर्ग है भाई, सेना में कौन है? सेना में किसान, आज भी किसान परिवार के ही लड़के ज्यादा है। तो जो भी ये कर रहे थे उससे क्या था? 1757 से जो ये भारत में कर रहे हैं, उनकी शोषणात्मक नीतियों से कृषक समुदाय अंततः आके क्या हुआ था? अंततः आकर के आंदोलन पर उतारू हो गया था। अब शोषणात्मक नीतियां क्या है भाई? तो अभी मैंने बताया कृषि का वाणिज्यीकरण कर रहे हैं, जबरन कर रहे हैं कि नहीं? ये खेती करो, नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह में आपने देखा था। नील की खेती करने से क्या है? नील की खेती करने से भूमि बंजर हो रही है। जबरन कपास की खेती करवा रहे हैं, औना पौना दाम दे रहे हैं। ये पॉलिसी क्या है? ये शोषणात्मक नीतियां हैं। अगला आंदोलन का क्या कारण है भाई? तो अगला जो है उच्च भू राजस्व की दर है। उच्च भू राजस्व की दर कल आप लोगों ने देखा हुआ था, कितना ले रहे हैं? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जमींदारी में मिनिमम 50%, जो मैक्सिमम भारत में अपवाद में 2 लोगों ने लिया था, ये इनका मिनिमम है। ये जो उच्च भू राजस्व दर है, इस पे किसी भी नेचुरल कैलेमिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है। बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, चक्रवात आ जाए, ओला पड़ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको क्या चाहिए था? इनको अपना लाभ चाहिए था कि हमारा भू राजस्व आपको देना ही देना है। तो कुल मिलाजुला करके क्या है भाई? कुल मिलाजुला करके अगर किसान वर्ग ये कह रहा है कि भाई बाप खेती नहीं हुआ है, फसल नहीं हुआ है, इस साल भू राजस्व नहीं दे पाएंगे, तो क्या करते थे? अगर अनाज नहीं है तो घर के जो गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, भू राजस्व के रूप में उसे लेके चले जाते थे। उससे मन नहीं भरा तो क्या है भाई? उससे मन नहीं भरा तो ये भारत की मानसिकता को, जितने भी विदेशी भारत में आए, कमोबेश उसके पीछे कुछ ना कुछ एक ही कारण था। आज भी भारत के घरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है। सरकार के पास में बात नहीं कर रहा, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना कहां पे है? भारतीय घरों में है। क्यों है भाई? क्योंकि हमारे यहां पे एक परंपरा है, अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, राजा हो चाहे रंक हो, जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो अपनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्य क्षमता है, उस सामर्थ्य क्षमता से बेटियों को सोने के गहने दिए जाते हैं। आज से नहीं, प्राचीन काल से यह परंपरा है। हमारा धर्म कहता है, हमारा जो माइथोलॉजी है वो कहता है, एक तरीके से हमारी परंपरा में क्या है? बेटियां पराई घर की अमानत है। पराई घर की अमानत है मींस की ऐसा भी कहा जाता है कि बेटी की डोली तो उठती है मायके से, परंतु अर्थी कहां से उठती है? अर्थी ससुराल से उठती है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं, शादी तो भाई बड़ा धूमधाम का अवसर है, लेकिन जब बेटियां घर से विदा होती हैं, जब घर से विदा होती हैं तो शायद ही पत्थर दिल कोई इंसान हो जिसके आंखों से आंसू न निकलते हो। ऐसा क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता के हिसाब से, हमारी परंपरा के हिसाब से
बेटी घर में जन्मी, बचपन उसका घर में बीता, शादी के बाद अब वो क्या हो गई, शादी के बाद अब वो पराये घर की हो गई। जो साल 6 महीने पे समय मिला, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आई, फिर अपने घर को लौट जाना है। अब हमारी मान्यता के हिसाब से भाई बेटी पराये घर के हो गई, तो इसीलिए हर बाप, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर बाप अपनी सामर्थ्य क्षमता से यथाशक्ति जो है जितना भी हो पाता है, विवाह के अवसर पे बेटी को आभूषण, स्वर्ण आभूषण, सोने के गहने देता है। अब बच्चों ये वो दौर था, या अभी के भी दौर में मैं बता रहा हूं, गांव में कोई लॉकर वॉकर में अपना गहना नहीं रखता है, शहरों में भी कुछ ही लोग हैं जो लॉकर में रखते हैं। ये सोना कहां पे, जो पूरे, अभी मैं कह रहा दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में है। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा के हिसाब से अपनी सामर्थ्य क्षमता से हर कोई अपनी बेटी को गहना देता है। ये गहने कहां पे होते थे? ये गहने किसान आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान गांव में रहता है, ये गहने कहां पे थे? कच्ची मिट्टी के घरों में थे। जो भी भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, सबको पता था भारत सोने की चिड़िया है। क्यों सोने की चिड़िया है? क्योंकि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। किसान समृद्ध था, समृद्ध था। तो अब अगर वो भू राजस्व नहीं दे पा रहा है, मान लीजिए अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, अगर वो भू राजस्व नहीं दे पा रहा है, तो पहला जो उनका सितम होता था, पहला जो उनका जो घड़ियाली निगाह होती थी, वो पशुओं पर, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी लेके जाते थे, उससे जी नहीं भरा। तो क्या हुआ? सोने के जो गहने, अपने दादी से पूछेगा, अपनी मम्मी से पूछेगा, अभी भी शादी का गहना, वो मैं वादा कर रहा हूं 99% घरों में एक महिला उससे इतना भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, कुछ भी हो जाए वो उस गहने को संभाल के पूछेगा भाई कभी ना, दादा, अभी मैं कहा ना कि तब षड्यंत्र है, थोड़ा समय दादा दादी के साथ भी गुजारिए, थोड़ा समय मम्मी के साथ भी गुजारिए, अभी भी वो अपने गहने को लगा के रखी होंगी, कहीं ना कहीं घर में रखी और किसी को पता भी नहीं होगा कहां पे रखी है, कि किसी को पता भी नहीं होगा। तो मुद्दे की बात क्या है भाई, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ाव है। जब भेड़ बकरी से मन नहीं भरा, तो ललचाई नजरें गिद्ध की तरह निगाह उस सोने के आभूषण पे, लाख वो हो जाए, लाख जो कहा जाए ना कि विपत्ति आ जाए, लेकिन कोई भी परिवार अपने घर की महिलाओं के गहने को नहीं बेचता है, लाख विपत्ति है। और ये भू राजस्व के बदले में उसे जबरन लेके जा रहे हैं। हद तो बच्चों तब हो गया, हद तो तब, मैं कहा ना जिंदगी मौत से बदतर हो गई, हद तो तब हो गया जब भू राजस्व के बदले में घर की बहू बेटियों को ये लेके जाने लगे। शायद उनका आखिरी होगा यह सितम, हम हर सितम यह सोच के रह गए। शायद उनका आखिरी होगा ये सितम, हम हर सितम यह सोचकर रह गए। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैं बताते समय भावुक हो रहा हूं, और शायद आप महसूस कर रहे होंगे। कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा, मैं कह रहा हूं कितना भी गया गुजरा होगा, कौन सा ऐसा किसान है जो अपने आंखों के सामने भू राजस्व के बदले में अपने बहु बेटियों को जाने देगा? बेटियां भाई, जो कहा जाता है ना, बेटियां घर की स्वाभिमान है, बेटियां घर की मान और सम्मान है, और आप उसे भू राजस्व के बदले में लेके चले जाएंगे? तो पानी क्या था? पानी सर के ऊपर से गुजर रहा था, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा था। जिंदगी मौत से बदतर जब लगने लगी, अरे इनके पास कौन सा था भाई, तोप रखे हुए थे, किसान ही तो थे, किसान ही थे, कोई तोप नहीं रखे थे। लेकिन जिससे जो बन पड़ा, लाठी से, डंडे से, नहीं कुछ तो वैचारिक स्तर पे हम आपके शासन का विरोध करते हैं, हम अपनी मांगों के लिए खड़े होते हैं। और अंततः वह किसमें परिणत हुआ? अंततः वह किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। तो इस तरीके से क्या था, इस तरीके से ये अंग्रेजों की देन थी। अगला भी इसमें जोड़ सकते हैं, अगला जो है जबरन धर्मांतरण, जो है जबरन धर्मांतरण की नीति। अगला जो है पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, पश्चिमी संस्कृति का, ये सब परोक्ष कह सकते हैं। These were not the direct reason which led to the peasants, but these were the indirect causes which led to the peasants movement. तो क्या है ये पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार? ये भी कारण है। अगला किसान आंदोलन का कारण, तो अगला कारण जो है किसान संगठनों की स्थापना, एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना हुई, और ये किसान संगठन अपने हितों के लिए, अपने मांगों के लिए उठ खड़े हुए। अगला क्या है भाई? तो अगला कारण राष्ट्रीय आंदोलन के साथ
गांधीवादी युग कर लेते हैं। गांधीवादी युग में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरोध में व्यापक जन जागरूकता। गांधी जी का तो भाई आप समझ ही रहे हैं ना, अब चीजें रिपीट भी हो रही हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग पग। तो गांधी जी ने राजनीति की शुरुआत ही कहां से किया? राजनीति की शुरुआत क्या, राजनीति के पहले भी, राजनीति में उतरने से पहले 2 साल तक गांव-गांव ही घूमे भाई ना। तो गांव-गांव घूम करके क्या किया? गांव-गांव घूम करके उन्होंने व्यापक स्तर पे जन जागरूकता किया। जब व्यापक स्तर पे जन जागरूकता किया तो क्या हुआ? किसान अब उसे पता चल गया इनका मूल चरित्र क्या है, इनका असली चरित्र क्या है। परोक्ष रूप से देना चाहे तो धन का निर्गमन भी जो रहता है, दैट वाज आल्सो द रीजन फॉर द पीजेंट मूवमेंट। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप में। चलिए भाई, तो ये क्या है? ये किसान आंदोलन के कारण है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन। प्रमुख किसान आंदोलन। प्रमुख किसान आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन देखना है? तो यहां पर 2 देखना है। 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन और अगला जो है 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। द 19th century peasant movement of India and the 20th century peasant movement of the India। 19वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन है, इसमें कौन है? तो इसमें 3 है। कौन है? नील आंदोलन है, पाबना विद्रोह है और दक्कन विद्रोह है। 20वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन है, 20वीं शताब्दी में चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, मोपला रॉयट्स है, मोपला विद्रोह है, बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह है और तेभागा आंदोलन है। तेभागा आंदोलन है। तो ये क्या है? ये 20वीं शताब्दी के प्रमुख किसान आंदोलन है। तो बच्चों, अब मात्र मुझे लग रहा है 10 मिनट के आसपास में समय बचा हुआ है, 10 मिनट भी नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे। तो कल फिर से हम लोग मिलते हैं इसी समय पर, और एक एक करके जितने भी आंदोलन है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं, तो एक एक करके जो भी आंदोलन होगा उसे देखा जाएगा। अभी तक का जो मुद्दा हम लोगों ने किया, अगर वहां से कोई समस्या है, शंका है, तो फटाफट प्रश्न पूछ लीजिए। अभी जो हम लोगों ने किया, कहीं पे कोई डाउट है, अगर क्लियर है तो उसका भी मुझे मैसेज दीजिए। चलिए भाई, तो थैंक यू वाला मैसेज आप लोग का दिख रहा है, इसका मतलब है कि कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग कल जो है इसी समय पर, फिर से इसी मिनट पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैसे शुभम? कल कैसे नहीं दिखा बेटा? हाँ वही तो नहीं बोल रहा हूँ, कैसे नहीं दिखा? हाँ हाँ
आजकल कलर वलर को भी डाल देते हैं, कैसे कैसे खेल लेते हैं होली पे, दो चार लोग का